गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो न बनाने का जो कारण है मैं कभी दूसरे दिन स्पष्ट करूंगा, आपको बताऊंगा। पर दोस्तों, आज के बाद मतलब आज से लेकर जो भी मेन कंटेंट होंगे, जो महत्वपूर्ण विषय होगा उसके बारे में डेली आपको जो है कि वीडियो मिलेगा और आप अब निराश ना हों, ठीक है। और उसके लिए सॉरी, क्या बोलें। अब चलिए किसी दूसरे दिन जब लाइव आएंगे तो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये आज का जो देखिए कंटेंट है जनसत्ता से लिया गया है। लिखा है, समान वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। तो आपको पता है 2019 में जब ये EWS आया था, कहने का मतलब है जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग से जो ताल्लुकात रखते हैं, तो जो आर्थिक रूप से ठीक है गरीब हैं, उनको जो है ये आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कह सकते हैं PIL का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जो है याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत है। जिस प्रकार से ये दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं संविधान के मूल भाग को प्रभावित करता है, ये भेदभावपूर्ण है, ऐसे तमाम तरह के तर्क दिए गए। उसके बाद इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 से फैसला दिया है उसके बारे में। तो देखिए, अब इसको मोटा मोटी समझिए, ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब बस आप ये याद रखिएगा कि देखिए हमारे देश में देखा जाए तो कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे जिस प्रकार से भेदभावपूर्ण तरीके से एक दूसरे से लोग बैर कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो काफ़ी, वो ये सारी चीज़ें क्या हमें देश की उन्नति की तरफ नहीं ले जाएगा। जब आप लोग आपस में ही उलझे रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो इससे क्या है, आप हमेशा मतलब कहते हैं ना, आगे बढ़ने की बजाय आप नीचे आएंगे। अब आप एक बात सोचिए, यदि सामान्य वालों ने देखा जाए तो कभी जैसे विरोध नहीं किया कि भैया हमें क्यों आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक, SC को क्यों दिया जा रहा है, ST को क्यों दिया जा रहा है। स्टेट में जब देखिए, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उस पर सीटें आरक्षित क्यों हैं, लोकसभा में सीटें क्यों आरक्षित हैं, इन ऐसे तमाम तरह की बातें हैं जो जब जनरल कैटेगरी वाले के लोग नहीं पूछते हैं तो भाई क्या गलत है। यदि जनरल कैटेगरी के लोग, देखिए सब लोग अमीर नहीं हैं, सब लोग ज़मींदार नहीं हैं, ये वास्तविकता आप मानिएगा। जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, पठान हैं, ऐसे तमाम तरह की जातियाँ आती हैं। तो सब जो है कि ज़मींदार तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को, ठीक, सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको ये प्रिविलेज दिया जाएगा, ये योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर कोई पूछे, देखिए यहाँ है जो प्रधान न्यायाधीश हैं उमेश ललित और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट ने कमज़ोर वर्ग की इस आरक्षण पर असहमति जताई। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 3-2 का फैसला है, मतलब 3 पक्ष में 2 विपक्ष में है। तो उन्होंने कहा है कि कमज़ोर वर्ग की इस आरक्षण पर असहमति जताई है, ठीक है। तो उनका जो भी तर्क रहा हो, ये कहीं ना कहीं देखिए लोग ये डरते हैं ना कि जो EWS का आरक्षण दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं SC ST और जो OBC समाज के लोग हैं उनका जो है हिस्सा काट के इनको दिया जाएगा। तो देखिए ये एक तरह से समाज में नफ़रत फैलाने की तरह होगा। जैसे आज हमारे देश में देख सकते हैं, समाज में देख सकते हैं, हर जाति का, हर धर्म का एक नेता है। क्योंकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो कभी नहीं वास्तविकता बताएंगे। वो चाहेंगे कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें, एक दूसरे के ऊपर प्रतिकार, आरोप प्रत्यारोप करते रहें। इससे क्या है, हमारी छवि बरकरार रहेगी, तभी ना हमें एक, जैसे हमारे पास विषय नहीं तो क्या रह जाएगा। यदि सारे लोग एकजुट होकर, मिलजुल कर अच्छे से प्रेम से रहने लगेंगे तो फिर नेताओं के पास कोई मुद्दा बचेगा। जो लोग धर्म और जाति, भाषा, जाति की राजनीति करते हैं उनके पास तो कोई मैटर ही नहीं बचेगा ना।
इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा देखिएगा, ये जो गरीब तबके के परिवार हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, देख रहे हैं कि नीट क्वालिफाई करने के बाद भी एमबीबीएस करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तो हर परिवार सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में यदि सरकार के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहन मिल जाएगा, कहीं कहीं 10% जो दिया गया आरक्षण उसमें उनका एडमिशन का अलॉटमेंट अगर आ जाता तो वो भी सही है। तो कहीं न कहीं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं बेचारे, उनको ये प्रिविलेज इस योजना का यदि लाभ मिल रहा है तो उन्हें मिले। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बढ़िया मिलेगा। तो आप लोग इस बात को लेकर समाज में किसी प्रकार की हिंसा, किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं और एक अच्छे सुचारू समाज का निर्माण करें। और इसके बाद दूसरा हम देखेंगे, दूसरा जो है मित्रों बता रहे हैं, छोटा करें तब ना। अब देखिए बहुत गंभीर विषय पे आज हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बात हो रही है धरती बचाने की चुनौती। धरती बचाने की चुनौती का मतलब ये हुआ, अब बात की जा रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर। इंसान इतना ज़्यादा निर्भर हो चुका है भौतिक चीज़ों पे कि वो भूल चुका है कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसे पूरी तरह से मैं विषैला बना दिया हूँ। वो कभी भी ढह सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। वो अंधा हो चुका है, भूल चुका है। कैसे, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा देख के मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को समझाऊँगा। यहाँ पे लिखा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में। दिल्ली और आसपास के अस्पतालों में प्रदूषण जनित बीमारियों का इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में 3 गुना बढ़ गई है। तो सीधा सीधा समझिए, दिल्ली में एक्चुअली क्या है, अब आप ये पूछेंगे सारी समस्याएं नवंबर दिसंबर में या फरवरी जनवरी में पॉल्यूशन, जो प्रदूषण का जो स्तर दिल्ली में ही क्यों ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली ऐसी जगह स्थित है सेंटर में, पंजाब का, हरियाणा का उधर जाएगा, यूपी का उधर जाएगा, एमपी का ही उधर जाएगा, ये सेंटर में पड़ जाता है। यदि जलवायु परिवर्तन का कुछ भी गलत काम यदि ये राज्य करेंगे तो सबसे ज़्यादा समस्या भुगतना पड़ेगा दिल्ली जैसे राज्य को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया कि यहाँ के अस्पताल पूरी तरह से भर गए हैं, अन्य दिनों की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय अभी आपने देखा होगा कि लोग परालियाँ जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं। देखिए कई कारण, इसका नोट करिएगा। पराली जला रहे हैं, उसके बाद आपको पता होगा ह्यूमिडिटी जो है ठंडियों में कम हो जाता है, भारी हो जाता है, जिस वजह से दोस्तों तमाम तरह की गाड़ियाँ चल रही। दिल्ली में तो इतनी गाड़ियाँ चल रही कि 4 जो व्हीलर हैं गांव में एक नहीं, किसी के पास वहाँ 10-10 रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, डेंसिटी जब लो होगी तो धुंधला ज़्यादा दिखाई देगा और उसका स्तर नीचे हो जाएगा, जिससे वहाँ सांस उस लेने में दिक्कत होगी। और अभी देख रहे हैं हफ्ते भर पहले जो कि जिस तरह से दिवाली मनाई गई, सुप्रीम कोर्ट का कई जगहों पे रोक था, कई राज्यों में पूरा जो है कि बाकायदे बताया गया था यदि इस प्रकार या इतनी डेंसिटी का यदि आप पटाखे जलाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। फिर भी कुछ हुआ नहीं, कोई मानेगा नहीं। और ये धार्मिक जो है कि उत्सव त्यौहार ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों को डर है बवाल हो सकता है, हिंसा हो सकती है, धर्म युद्ध हो सकता है। तो देख सकते हैं कि क्या क्या कारण यहाँ पे है। और जिस प्रकार से अभी देखे होंगे आप, नोएडा में 2 बड़े गगनचुंबी इमारत को गिरा गया, तो उसमें भी उसका बहुत बड़ा कह सकते हैं भागीदारी है। ठीक है, जो मलबा उड़ के गया, जो डस्ट गया, आपने देखा होगा वीडियो, तो ये सारी गंदगियाँ कहाँ जाएंगी? हाँ, बादल में थोड़ी चली जाएंगी। ये सारी गंदगियाँ एक लेयर के रूप में रहती हैं और जैसे ही ठंड होती है वो भारी होती हैं, उसके बाद वो हमारे जहाँ तक हम लोग सांस लेते हैं उस मंडल में आके घूमने लगती हैं, जिस वजह से दोस्तों दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, नर्वस सिस्टम डैमेज होना, इस तरह की तमाम तरह की बीमारियां होंगी। हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा, सबसे घातक इस समय कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो है जलवायु परिवर्तन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैं जलवायु परिवर्तन को बता दूं, इस बार विदेश में देखे होंगे कई जगह पे जंगलों में आग लग गई, क्योंकि
वैश्विक तापांतर बढ़ रहा है तो कहीं रगड़ वगड़ कुछ भी हुआ आग लग जा रही है। मतलब 1/3 से ज़्यादा भाग जल गए हैं जंगल के, जंगली जानवर जल गए हैं, जो वो प्राकृतिक कह सकते हैं संपदा थी वो जल गए हैं, जिससे पूरी तरह से जो इर्द गिर्द उसके देश थे उनका भी टेम्परेचर बढ़ गया। यहाँ तक कि दोस्तों ब्रिटेन का जो ब्रिज था उसके ऊपर कपड़ा ओढ़ाना पड़ा क्योंकि वो पिघलने लगा, इतनी भयानक गर्मी वहाँ पे पड़ रही थी। सोचिए ये हाल है। अब देखिए यहाँ दिया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दीपावली के बाद हवा का जहरीला होना एक नियमित और गंभीर समस्या बन गया। हवा में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा मानक स्तर से कई गुना अधिक हो जाती है। एक साथ और एक ही महीने के अंदर इतना ज़्यादा, इतने तरीक़ों से वहाँ पर पॉल्यूशन हुआ है कि कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, मतलब कुछ लोग तो ये बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कोविड महामारी ने आबादी के बड़े हिस्से के फेफड़ों की क्षमता पर प्रतिकूल असर डाला है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में जिन्हें पोस्ट कोविड सिंड्रोम यानी कोविड महामारी के बाद के लक्षण कहा जा रहा है, उनमें समूचे श्वसन तंत्र की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी शामिल है। इसका देखिए कहने का मतलब ये है ना, जब कोविड काल चल रहा था तो बहुत सारे लोग जो है कि उसके जो मतलब जो लोग जिन लोगों को कोविड हुआ था, तो आज एक बात चीज़ आपको बता दें, जो उनका नर्वस सिस्टम है, जो फेफड़ा है, वो पहले की अपेक्षा बहुत कमज़ोर हो चुका है। और ऐसे में यदि उन्हें ऐसा वातावरण मिल जाए, ऐसा पर्यावरण मिल जाए, तो वो और भी ख़त्म हो जाएंगे, और भी ख़तरनाक हो जाएंगे, और हो सकता है कि उनका जो है कोलैप्स कर जाए, डैमेज हो जाए, ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। ठीक है, जो उनका फेफड़ा है। यहाँ लिखा है पर्यावरण प्रदूषण केवल भारत की समस्या नहीं है, सारी दुनिया इससे ग्रस्त है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर पिछले कई दशकों से दुनिया भर में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हाँ, चर्चाएं ही होंगी। आपको बता दें, जो विकसित राष्ट्र हैं वो सोच रहे हैं कि अपने समाज को, अपने देश को इतना विकसित कर लिया जाए, जब उस पायदान पे पहुंच जाया जाएगा तब उसके बाद तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, तमाम तरह के कानून थोपे जाएंगे कि नहीं, इतना कार्बन उत्सर्जन नहीं करना है, इतनी गाड़ियां नहीं चलानी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। सब चीज़ों पे तमाम तरह के चीज़ें लगाई जाएंगी। कोई आ गया? अच्छा, ठीक है। तो जानते हैं, ये जो विकसित राष्ट्र हैं जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो तमाम तरह के संघ का निर्माण किए, जलवायु परिवर्तन के लिए तमाम तरह के जो है बैठक करते रहते हैं, सम्मेलन करते रहते हैं, सब खाली नाम मात्र का है। सब जाके बस अपना अपना 3-5 करते हैं, सब झूठे। ये खाली विकासशील देशों को दिखाने के लिए किया जाता है कि विकसित जो राष्ट्र हैं वो कितने वचनबद्ध हो चुके हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर। और उसके बाद क्या करेंगे, जब अपने जो है पूरी तरह से दोहन कर लिए हैं, अब दूसरे जो विकासशील राष्ट्र हैं जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है कुछ चीज़ों का, तो उनके ऊपर अब कहेंगे नहीं ये गलत है, इतना कार्बन तुम उत्सर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अब करके बैठे हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी आड़े आती हैं, जिस वजह से ये कभी सफल नहीं हुआ और अब तक भी सफल नहीं हुआ है। पृथ्वी के पर्यावरण को लेकर दुनिया की यह चिंता 1990 के दशक में सारी दुनिया को एक मंच पर लेकर आई है, जब ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यदि कोई पूछे तो पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो दोस्तों यही हुआ था रियो दी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील है। तब से बातें तो बहुत होती रहीं, लेकिन ज़िम्मेदार देशों द्वारा अपनी भूमिका को ईमानदारी से आज तक नहीं निभाया गया। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में जलवायु संकट के गंभीर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कतिपय अपवाद यदि छोड़ दिया जाए तो शहरों में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, क्या सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए, जिस रोड पे आवागमन ज़्यादा है वहाँ पे कुछ सरकारी वाहन चलाने चाहिए। ठीक है, सड़कें दुरुस्त करनी चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कि कम से कम गाड़ियाँ जो हैं कि रोड पे सरपट दौड़ें, जिससे डीजल पेट्रोल की तो बचत होगी ही दोस्तों, वातावरण को कम नुकसान होगा। ऐसे इंजनों का निर्माण करें जैसे आजकल BS6 आ रहा है, BS
BS7 आ रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा ये क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए ऐसे इंजनों का निर्माण किया जा रहा है कि जिससे अपने पर्यावरण को, वायुमंडल को नुकसान कम पहुँचे। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, पर नहीं। वातावरण को लेकर जितनी भी कंपनियां हैं जो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो कुछ भी कोई स्लोगन नहीं, बस हमारा जो है डेली कितना बिकना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। और धरती बर्बाद हो जाए, यहाँ का मौसम बर्बाद हो जाए, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा देखिए कई तरह, कई माध्यम से पृथ्वी को खोखला किया जा रहा है। यदि कहीं भी थोड़ा सा नेचुरल कोई चीज़ें मिल जाए, प्राकृतिक संपदा मिल जाए ज़मीन के अंदर, तो उसको इतनी बुरी तरह से खोखला किया जाता है, निकाला जाता है कि मान लीजिए वहाँ का पूरा क्षेत्र जो है पूरी तरह से प्रदूषित कर देते हैं लोग। उनको ज़रा सा भी भनक नहीं है, नहीं आने वाले समय में ये चीज़ें कितनी भयानक हो सकती हैं। बस उनका यही उद्देश्य है कि शोषण करो, दोहन करो और इतनी बुरी तरह करो कि एक एक कण न रह जाए। यदि पृथ्वी के गर्भ में कुछ चीज़ें हैं तो कुछ मात्रा आप रहने दीजिए, जितना आपको आवश्यकता उतना ही निकालेंगे तो पृथ्वी भी सुरक्षित रहेगी, पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है वो भी सुरक्षित रहेगी। अन्यथा फिर बाद में होगा, कोई प्लेट इधर फिसल गया, कोई प्लेट इधर चला गया, उसके बाद वही होगा, भूकंप आ रहा है तो ये आ रहा है। भाई जब ज़मीन को खोखला कर दोगे, वो सब सारी प्लेटें लगी हुई हैं, जब खोखला करने के बाद तो समस्याएं तो होंगी ही। और अब वो समस्या आ रही हैं, समस्या इतनी विकराल हो रही हैं कि हम आपको बता दें, कई जगहों पर तो बड़े बड़े जो शहर थे, समुद्र का पानी शहरों में घुस रहा है, क्योंकि वैश्विक तापांतर बढ़ रहा है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ठीक है, हिमखंड हैं, उनका जो है पानी पिघलकर समुद्र में जा रहा है, उससे जो है समुद्र का सतह बढ़ रहा है। जब समुद्र का सतह बढ़ेगा तो दोस्तों किनारे वाले जो शहर हैं उससे डुबा देगा। तो ऐसी भयानक स्थिति यदि आई तो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े द्वीप जलमग्न हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, लंदन ब्रिज को पिघलने से बचाने के लिए उसे ढकना पड़ा। तो दोस्तों विकसित देशों का तर्क है कि अपने विकास के नाम पर पर्यावरण नुकसान पहुंचाता है, व्यापार के दोनों चाहिए। नागरिकों को शुद्ध कोरोना मामले में बताते कि ये देशों के बीच आर्थिक हानि आदमी की सुख से। तो दोस्तों एक चीज़ बता दें, देखिए अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में जिस तरह से लंबे समय से, कई महीनों से जो टकराव चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस वजह से दोस्तों इतने व्यापक स्तर पर जलवायु, चाहे प्रदूषण कह दें, ठीक है, जल भी हो रहा, वायु भी हो रहा, पृथ्वी भी हो रहा है। क्योंकि आए दिन, अब बोलिए इतने महीने से दुनिया के इतना खतरनाक लोग रॉकेट प्रक्षेपण कर रहे हैं, दाग रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, बड़ी बड़ी तोपें चला रहे हैं, ठीक है, फाइटर जेट उड़ा रहे हैं। ये सारी समस्याएं जो है कहाँ जाएंगी? लड़ तो दो ही देश रहे हैं, पर दोस्तों उसका खामियाजा पूरा पृथ्वी पे जितने भी बसिंदे हैं, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है दोस्तों कि आप जो कि पर्यावरण के बारे में सोचें, ठीक है, धरती को बचाने के बारे में सोचें, धरती को कैसे बचाया जा सकता है, नदियों को साफ़ कैसे करें। देखिए ये हर एक चीज़, धरती का मतलब यही हो गया सारी चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे तभी धरती सुरक्षित रहेगी। क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। यदि आप नदियों को दूषित कर रहे हैं तो नदियों का पानी जाएगा दोस्तों समुद्र में, समुद्र में जाने के बाद मछलियाँ खाएंगी, मछलियाँ खाने के बाद इंसान खाएंगे, इंसान कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें, जिस तरह से आजकल हम लोग किसान भाई पहले जो है कि क्वालिटी बेस पे अपनी खेती किया करते थे, पर अब दोस्तों उन्हें भी क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ों का बाजारीकरण हो गया। तो उन्हें ये नहीं देखना कि नहीं भैया गुण अच्छा ना, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा मुनाफा मिले। इस वजह से दोस्तों जिस तरह से कीटनाशक केमिकल वगैरह अपने खेतों में डाल रहा है, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हुआ करते थे, जो किसानों के लिए, उनके खेतों के लिए मित्र हुआ करते थे, आजकल
मिट्टी से उनका पूरी तरह से समझ लीजिए लुप्त हो गए हैं, जो कि इकोसिस्टम उससे जो है कि बिगड़ रहा है। और यही कारण है कि दोस्तों आज कम अवस्था में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, डायबिटीज हो रहे हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, नर्वस सिस्टम में विकार आ रही है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी मतलब ओवरी सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो रही हैं, हार्मोन इम्बैलेंसिंग की समस्या हो रही है, पुरुषों में नपुंसकता आ रही है, महिलाओं में नपुंसकता आ रही है, फर्टिलिटी उनकी गायब हो जा रही है, क्योंकि हम ऐसा खा रहे हैं। आजकल हम लोग इतना ज़्यादा मोबाइल पे निर्भर हो गए हैं। गेम खेलना, पहले लोग क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड में जाकर, उससे जो है कि खून दौड़ता था, शरीर विकसित होती थी। आज मोबाइल में क्रिकेट खेला जा रहा है, कैरम बोर्ड मोबाइल में खेला जा रहा है, लूडो मोबाइल में खेला जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस आप सोचिए, सोच क्या रहे हैं उतना तो मोबाइल सोच रहा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कैसा लगा हमसे मिलके, और यदि आप चाहेंगे तो ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे। आप अपना कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।